माँ शारदा भवानी के इस परम संपूज्य अधिष्ठान को प्रणाम करता हूँ। इस बहुत ही गौरवशाली सभा के माननीय अध्यक्ष नागराज साहब, समस्त समुपस्थित विद्वज्जन, भाइयों भगिनियों एवं भाषा के प्रति अनुरक्ति और अनुराग का भाव रखने वाले सभी सहृदयी सुधी। मैं हिंदी भाषा का प्राध्यापक नहीं हूँ और जो विषय मुझे पढ़ाने के लिए मिला इस राष्ट्र में वो है विरासत प्रबंधन एवं संग्रहालय अध्ययन। तो एक मन में जिज्ञासा एक समय खड़ी हुई कि विरासत को बिना भाषा के हम समझ कैसे सकते हैं। यदि भारत के विरासत को समझना है तो भारतीय भाषाओं को समझना होगा। हमारे सामने एक बहुत बड़ी समस्या थी। मैं ग्रामीण हूँ और गया शहर का रहने वाला हूँ। वहां हिंदी को लेकर कोई विषादमयता नहीं। हिंदी श्रेष्ठ है या अंग्रेजी बोलना गौरव का विषय है, यह विमर्श में कहीं था ही नहीं। जब मेरे पिताजी ने एक ट्रेन में चढ़ा दिया और मैं दिल्ली आया तो इस देश की राजधानी में, इस राष्ट्र की राजधानी में आखिर जो प्रथम प्रतिबोध हुआ और वो विश्वविद्यालय के प्रांगण में हुआ कि भारत में तो एक अघोषित भाषाई संघर्ष है। हम उस हृदय के राग को गाए कैसे, उस सनातन हिंदी में कुछ कहें कैसे जो हमारा मानसरोवर है, जो हमारा कैलाश है। एक विडंबना है। और ये कहते हुए चौधरी साहब कभी कभी वेदना भी होती है। अब आपको बताऊं कि वैसे मैं विद्यार्थी इंग्लिश लिटरेचर का था, तो अनेक दुर्घटनाओं ने हिंदी पर मुझे सोचने के लिए विवश किया और मुझे एक पंक्ति बहुत विराट लगती है जो दिनकर जी ने कहा है, मेरी नहीं। और दिनकर जी ने संसद में बात, ये सर्व हृदय संपृष्ट है, समधिगम्य है, बोधगम्य है और आपके हृदय को आप्लावित भी करेगा। दिनकर जी ने कहा कि हमारी हिंदी संस्कृत की उत्तराधिकारिणी है। यह नए विचारों की संवाहिका है। यह सर्वसमावेशी शक्ति रखती है और ये हमारी राष्ट्रीयता की अमर्त्य वाणी है। हिंदी ने सबसे बड़ा जो योगदान दिया है वो यह दिया है कि इसने भारत के राष्ट्रीय आंदोलन को खड़ा किया है। एक प्रसंग मुझे छोटा सा याद आ रहा है, क्योंकि मैं आपको एक छोटी कविता भी सुनाऊंगा। तमाम हास्य कुहड़ कवियों के मंच के विरोध में मैं कविता लिखता हूँ और मंचों पे कविता नहीं गाता हूँ। जहां आप जैसे सुविज्ञ लोग होते हैं तब वहां गा देता हूँ, क्योंकि मुझे हिंदी की मर्यादा बचानी। मेरी आत्मा अभिभूत है इस हिंदी से नहीं, तमिल से। मैंने हम और पुरम साहित्य को, और मैंने दक्षिण भारत में मंदिरों पे काम किया है। मैं 7 साल तंजौर में रहा हूं। तो भगत सिंह का एक आलेख है और भगत सिंह एक विद्यार्थी के रूप में उस लेख को लिख रहे हैं। भारत में हिंदी की महत्ता, इस लेख को हिंदी के एक बड़े सेनानी श्री शिवपूजन सहाय ने प्रकाशित किया था।
इस लेख में दो बड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं जो भगत सिंह ने लिखा, एक देवनागरी के लिए है और एक हिंदी के लिए है। और आप सभी जानते हैं कि भगत सिंह की मातृभाषा पंजाबी थी। भगत सिंह ने लिखा है कि मैं अपनी मातृभाषा पंजाबी से अत्यंत प्रेम करता हूं। उसके गायन की शैली, उसके टप्पा, इन सब से मुझे बहुत लगाव है। लेकिन यदि प्रश्न भारत की भाषागत संस्कृति की होगी तो मैं हिंदी का समर्थक हूं, क्योंकि ये हिंदी है जो हमारी राष्ट्रीयता की वाणी बन सकती है। यह अत्यधिक परिष्कृत है और इसके पास देवनागरी रूपी एक पूर्ण लिपि है। यदि देवनागरी जैसी लिपि हमारे पास है तो पंजाबी की लिपि की बहुत बड़ी सार्थकता और उपादेयता नहीं रह जाती। ये बात कहीं कहीं विरोधाभासी लग सकता है और मैंने विरोध भी झेला और खुद भगत सिंह के एक अध्येता ने इसका विरोध किया कि ऐसा नहीं है। हिंदी कहां से चली है? नालंदा विश्वविद्यालय के एक कुलाधिपति सरहप्पा विश्वविद्यालय के प्रांगण को छोड़ देता है। ये कथा बड़ी रोचक है। और वो एक सरह कन्या जो बास्केट बना रही होती उससे वार्ता करती। उस वार्ता की भाषा न प्राकृत है, न पाली है, न संस्कृत है। उस वार्ता की भाषा अपभ्रंश से भी विघटित लेकिन भाव से सुगठित और सुविन्यासित भाषा है। और इस भाषा से वह व्यक्ति इतना प्रभावित होता है कि सरह कन्या से वो भाषा सीख लेता है और अपना नाम सरहप्पा रख लेता है। यही सरहप्पा इस हिंदी का जनक है। उसके साहित्य पर उसी की छाप है। हिंदी जनवाणियों को लेकर चली है, वो ब्रज को भी लेकर चलती है। मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि एक भाषा के नाम पे एक संग्रहालय में मैं गया और वहां एक विद्वान व्यक्ति ने कहा कि हिंदी का अपना उपनिवेशवाद है। हिंदी इज कॉलोनाइजिंग आवर लैंग्वेजेस। हिंदी कॉलोनाइज कहां करती है? हिंदी संपृक्त करती है। वो नानाविध सन्निधियों को लेकर परिष्कृत होती है। मैं जहां से आता हूं वहां तो मैं बोलना अपराध माना जाता है क्योंकि मैं पर्शियन का है और हम संस्कृत के अहम से आया है। इसलिए यदि हमारे क्षेत्र में जाएंगे और कहेंगे कि मैं पढ़ता हूं तो आपको प्रतिकार झेलना पड़ेगा। और गांव का कोई वृद्ध सहज कहेगा ये कौन सी भाषा बोल रहे, हम बोलो। और संस्कृत सिखाती है कि बहुवचन में जाकर बोलो, तुम बोलो हम पढ़ रहे हैं। ये तो नानाविध प्रकार की हिंदी है। हिंदी को लेकर संघर्ष हुआ तो उसमें एक हिंदवी का प्रश्न उठा कि हिंदी के लिए स्रोत क्या होगा। पर्शियन, उर्दू कुछ और स्रोत होगा। ये गैर हिंदी भाषी राज्यों ने सोचा। केवल हिंदी राज्यों में बिहार, राजस्थान तुरंत खड़े हुए। उत्तर प्रदेश भी पर्शियन और उर्दू के पक्ष में था। लेकिन हमारे गैर हिंदी राज्यों ने सोचा कि संस्कृत जब तक हिंदी का स्रोत होगी तभी यह हिंदी अपनी पयस्विनी धारा की तरह अमृतपायिनी बनेगी। यदि इसकी संस्कृत रूपी गंगोत्री से संबंध काटा गया तो हिंदी हमें वह सौंदर्य शास्त्रीय अवबोधन नहीं दे पाएगा जिसके पीछे इस देश का एक विराट साहित्य है। हिंदी का पक्षधर कौन है? राजा राम मोहन राय है। हम पढ़ा नहीं पाते। राजा राम मोहन राय कहते हैं कि जब तक संवाद कौमुदी हिंदी में नहीं छपेगी हम लोगों के मानस तीर्थ में नहीं पहुंच पाएंगे, मानस तीर्थ में नहीं पहुंच पाएंगे। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि राष्ट्र को जोड़ने के लिए हिंदी का प्रयोग आवश्यक है
और भारतीय भाषाओं पर स्वामी जी का एक बहुत सुंदर संभाषण है। उसमें वो कहते हैं, भारत बहुभाषी अवश्य है परंतु उसका अंतर मन एक है। रामायण के वाल्मीकि और तमिल के कम्मन में कोई भेद नहीं, मूल है राम कथा। संस्कृत की गीता में और मराठी में लिखी गई अमृतेश्वरी गीता में, ज्ञानेश्वरी गीता में कोई भेद नहीं है। कृतिवास ओझा है या केंदुली का रामायण है या राधे श्याम रामायण है या सरला दास का रामायण है या जगन्नाथ रामायण है या आनंद रामायण है, रामायण महत्वपूर्ण है। गुजराती, असमी, बंगीय, महाराष्ट्रीय, मराठी भाषाओं का होना इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना हमारा भावबोध महत्वपूर्ण है। भाषा भावबोध का संसार है। प्रशासकीय अपने कार्य में हिंदी पर प्रयोग कैसे हो, सर ने बहुत बल दिया है। मैं तो आपको एक कविता सुना देता हूं। ये कविता दक्षिण से चलने वाली एक हवा है, इसका नाम है मलयानी। हिंदी साहित्य में कुछ लोग हुए जिन्होंने विरासत पे इतना लिखा, और हम अंग्रेजी की किताब में ढूंढते हैं, हम हजारी प्रसाद द्विवेदी को नहीं पढ़ते, हम आचार्य कुबेरनाथ राय को नहीं पढ़ते, हम दिनकर जी के संस्कृति के 4 अध्याय को नहीं पढ़ते, हम महावीर प्रसाद द्विवेदी को नहीं पढ़ते, हम उस बेनीपुरी को नहीं पढ़ते हैं जिसने हजारीबाग में रचनाएं की और जेपी ने पूछा कि ये क्या है, तो उन्होंने कहा ये भारत की अग्निवीणा है। जंजीरें और दीवारें इस देश में पढ़ाई नहीं जाती, एनसीईआरटी नहीं पढ़ा, कोई तिलस्म पढ़ा और सोचती है देश बनेगा। चलिए मैं आपको कविता से जोड़ता हूं। दक्षिण में पर्वत को मलय कहते और वहां से एक हवा, पवन का एक झकोरा हम लोगों को कह सकते हैं आनंदित करता है अपने मधुरिम स्वर से और अपने सुवासित हिलोरों से। बिल्कुल ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे हमारे शरीर में भी उसकी रुंझुन होती है, उसकी खनक होती है। ये कविता थोड़ी सी श्रृंगार में है। मलयानिल एक श्रृंगार का भाव भरता है। जब हम उत्तर भारत में उठने वाले होते हैं, बिस्तर त्यागने वाले होते हैं, ये हवा दक्षिण के कार्डामम हिल से आती है, इलायची की और लौंग की खुशबू लेकर आती है, एक मादकता लेकर आती है। ओ मलयानिल महवर सत्वर, ओ मलयानिल महवर सत्वर, हृदय में बहता निर्मल निर्झर। ओ मृदु रागिनी बह प्रतिपल, मधुमय कर जा चित अंतर मन। ओ मलयानिल महवर सत्वर, हृदय में बहता निर्मल निर्झर। नराकाश का एक बड़ा सुंदर अर्थ निकल जाता है। नरों का आकाश, आकाश को वितान भी कहते हैं। मन के वितान में जब कोई आकर आंचल लहराती है, जब झनका कर कोई नुपुर मंद्र मदमस्त रागिनी गाती है। उद्रेक मनोगत भावों के तब नाच उठे मंद्रण मंथर। ओ मलयानिल महवर सत्वर, हृदय में बहता निर्मल निर्झर। जब शुभ्र ज्योत्सना दुकुल मध्य श्रृंगार सजाए आती है, जब आंज दृगों में काजल ओ रति भाव लिए मुस्काती है। रसवंती रंजनी घोल रही रति सोमय तस
अंत से अंतर वो मलयानिल महवर सत्वर। बहुत बहुत प्रणाम। कविता बहुत बड़ी है। बहुत बहुत धन्यवाद। और